नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल के विगत प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वर्तमान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की कि क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है जिसका प्रमाण निम्नलिखित में से नहीं है। फर्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। दूसरा, टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिजों के भंडार। तीसरा, कुलदरा गांव से व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त होना। और चौथा, आकल गांव से जुरेशिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिलना। एक केवल सी का मतलब है तीसरा, केवल डी का मतलब है चौथा, केवल ए और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं थार का मरुस्थल। थार का जो मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति नूतन महाकल्प, जिसको हम कहते हैं नियोजोइक एरा, नियोजोइक एरा के चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में तैतीस सागर के अवशेष के रूप में मानी जाती है। यानी कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति नूतन महाकल्प नियोजोइक एरा के चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन काल में तैतीस सागर के अवशेष के रूप में मानी जाती है। लेकिन कह रहा है कि थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है, लेकिन इसका कौन सा प्रमाण नहीं है। तो अब सिंपल सी बात है कि तैतीस सागर की जो विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जो वर्तमान में भी हमें दिखाई देती है थार के मरुस्थल में। यदि जो वर्तमान में दिखाई देती है वह तैतीस सागर की विशेषता है तो वह भाग होगा या प्रमाण होगा, और जो विशेषता नहीं होगी वह प्रमाण नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। देखिए, यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान में आपको कावोद झील, रेवासा झील, कादोर या काछोर झील, पचपदरा झील, डीडवाना झील, डेगाना झील। इस तरह से यहां जो खारे पानी की झीलें, इसके अलावा जो है फलोदी है, बाप है, कुचामन वह भी है। ये सभी जो पश्चिमी राजस्थान में झीलें, ये सब कैसी है? खारे पानी की झीलें। और खारे पानी की जो झीलें हैं इनका निर्माण माइकोसिस्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? माइकोसिस्ट चट्टानों से हुआ है। और माइकोसिस्ट चट्टाने जो है यह लवणीय चट्टाने, कैसी है? लवणीय चट्टाने। और यह जो लवणीय चट्टाने हैं, इन चट्टानों का जो निर्माण है वह किससे हुआ है? तैतीस सागर की
लवण से माना जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि खारे पानी की झीलें हैं, यह सब किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। तो आपसे या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें या किसका अवशेष मानी जाती है, तो तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती है। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि खारे पानी की झीलों के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी है, तो इसके लिए माइकोसिस्ट चट्टानें, जो लवणीय चट्टानें होती है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे लवण मिले होते हैं, और जब यह जो माइकोसिस्ट चट्टानें हैं, यह माइकोसिस्ट चट्टानें जब यह जल के संपर्क में आती है, जल के संपर्क में जब यह आती है, तो यह जो लवण है, इन चट्टानों का लवण, यह पानी में घुल जाता है और जल को कैसा बना जाता है? खारा जल बन जाता है, यानी कि नमकीन जल या खारा जल हो जाता है, और उससे जो है खारे पानी की झीलों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो पहला है वह बताता है कि खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का अवशेष है। दूसरा है टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिजों के भंडार, कि जो थार का मरुस्थल है, यहां पर जीवाश्म खनिज के रूप में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है, और यह जो सभी भंडार है, यह सब अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। और थार के मरुस्थल में जो अवसादी या परतदार चट्टानें, वह टर्सरी कालीन अवसादी या परतदार चट्टानें, और माना जाता है कि यह चट्टानें तृतीयक युग में बनी और चतुर्थक युग में तैतीस सागर का अवसाद यहां पर क्या हुआ है? जमा हुआ है। इसीलिए जो टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें हैं, इनमें जो जीवाश्म खनिजों के भंडार है, ये सभी भंडार जो है वह किसके अवशेष माने जाते हैं? तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। इसके बाद तीसरा है कुलदरा गांव से व्हेल मछली के अवशेष प्राप्त होना, और सिंपल सी बात है कि व्हेल मछली जो है वह कहां मिलेगी? सागर में मिलेगी। तो कुछ भूगोलवेदाओं का मानना है कि यह जो भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें कुलदरा गांव जो कि जैसलमेर में स्थित है, यह एक सागरीय क्षेत्र में रहा होगा, या यह सागर का अवशेष रहा होगा जहां पर व्हेल मछली के अवशेष हमें मिले हैं। तो यह भी बताता है कि यह तैतीस सागर का अवशेष है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों बताते हैं कि यह तैतीस सागर का अवशेष है। लेकिन हम बात करें आकल गांव से जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, और जो प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष हैं, यह क्या तैतीस सागर का प्रमाण हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सागरीय जो है वनस्पति वह मुलायम होती है और उसमें जल की मात्रा होती है और बहुत सॉफ्ट होती है, जबकि यहां पर जो आकल गांव से वनस्पति के अवशेष मिले, वहां पर जड़ और तने के रूप में जो है प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं, जिसका समुद्री वनस्पति में या सागरीय वनस्पति में क्या होता है? अभाव होता है। इसीलिए जो है यह आकल गांव से जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के जो अवशेष मिले, यह तैतीस सागर का प्रमाण नहीं बताते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। केवल जो डी है वह यह बताता है कि यह तैतीस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि यहां से जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। टर्सरी कालीन या क्वाटरनरी चतुर्थक युग के अवशेष नहीं मिले हैं। निम्नलिखित में से अरावली किसका उदाहरण है? ए ज्वालामुखी पर्वत, बी भ्रंशोत पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी नवीन वलित पर्वत। देखिए, हम अरावली की उत्पत्ति की बात करें, अरावली की उत्पत्ति आद्य महाकल्प, जिसे कहा जाता है एजोइक एरा। एजोइक एरा के पूर्व प्राथमिक युग के
प्री कैम्ब्रियन काल में। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से, किससे? वलन की क्रिया से वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? वलित पर्वत। और यह जो अरावली है, यह अरावली एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है। कैसी है? प्राचीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है। तो यह तो उस समय की घटना है जब अरावली की क्या हुई थी? उत्पत्ति। जब अरावली की उत्पत्ति हुई, अरावली एक वलित पर्वतमाला के रूप में थी और जो कि विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण मानी जाती। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी उत्पत्ति हुई थी अरावली की, उस समय अरावली की औसत ऊंचाई जो है लगभग कितनी मानी गई थी? 2800 मीटर के आसपास मानी गई थी। किस समय? जब उत्पत्ति हुई। लेकिन धीरे धीरे यहां पर पर्यावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और किसी अन्य कारण से जो है इसकी ऊंचाई धीरे धीरे क्या होती गई? कम होती गई। और वर्तमान में यदि बात करें तो अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 30 मीटर। यानी कि प्रारंभ में जो पर्वत था, अब वह वर्तमान स्वरूप में जो है अपने प्रारंभिक स्वरूप में नहीं है। अब उसकी ऊंचाई में क्या होगी? कमी होगी, जो कि पहाड़ियों के रूप में हमें मिलती है, जिन्हें हम अरावली की पहाड़ियां कहते हैं। और यही जो है अरावली वर्तमान में एक पर्वत का अवशिष्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? अवशिष्ट माना जाता है, नहीं कि अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो अरावली जो है यह कैसी वलित पर्वतमाला थी? प्राचीन वलित पर्वतमाला थी, जो वर्तमान में किस रूप में मिलती है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में मिलती है। तो अब प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अरावली किसका उदाहरण है? यानी कि वर्तमान में अरावली किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है वह है सी, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यदि हम बात करें ज्वालामुखी पर्वत की, तो ज्वालामुखी पर्वत का तात्पर्य है वे पर्वत जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बने या ज्वालामुखी क्रिया से बने। जैसे उदाहरण के रूप में किलिमंजारो पर्वत, नाम सुना होगा आपने, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तंजानिया में स्थित है। इसके बाद दूसरा है केन्या पर्वत, यह भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, केन्या में स्थित है। कैमरून पर्वत, यह सब किसके उदाहरण माने जाते हैं? यह सब ज्वालामुखी पर्वत है कि ज्वालामुखी के छिद्र उद्गार से लावा धरातल के ऊपर आके जमा हुआ और एक पर्वतीय संरचना का रूप ले लिया, जिसे हमने ज्वालामुखी पर्वत का नाम दिया। इसके बाद है भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत यानी कि इन्हें हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत, इनका जो निर्माण है यह सदैव अपसारी गति से होता है। किससे होता है? प्लेटों के मध्य जब अपसारी गति होती है और अपसारी गति के कारण तनाव मूलक बल, तनाव मूलक बल के कारण जो है वहां पर भ्रंशन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? भ्रंशन की क्रिया होती है। और भ्रंशन से जो पर्वत बनते हैं वह है भ्रंशोत पर्वत कहलाते हैं। और विश्व में भ्रंशोत पर्वत के जो मुख्य उदाहरण है उसमें एक तो है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट यह जर्मनी में है। इसी तरह से भारत में सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं, सतपुड़ा श्रेणी यह भारत में है और यह भी किसका उदाहरण मानी जाती है? एक भ्रंशोत पर्वत का। इसी तरह से पाकिस्तान में पोतवार के पठार पर स्थित सॉल्ट रेंज जो पर्वत है वह भी भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद है नवीन वलित पर्वत। देखिए नवीन वलित पर्वत की यदि बात करें तो नवीन वलित पर्वत का तात्पर्य है ऐसे पर्वत जिसका निर्माण सबसे अंत में यानी कि सबसे नवीन रूप से, और जो नवीन वलित पर्वत है
यह सब अभिसारी गति से बने। किससे बने? अभिसारी गति। अभिसारी गति के कारण जो है संपीड़न बल, संपीड़न बल, और संपीड़न बल से कौन सा क्रिया हुई? वलन की क्रिया हुई, और वलन से जो है कौन से पर्वत बने? वलित पर्वत बने। और यह जो सभी वलित पर्वत है इनका निर्माण टरसरी काल में हुआ। किस काल में हुआ? टरसरी काल में हुआ, इसीलिए इन्हें हम जो है नवीन वलित पर्वत कहते हैं, और जिसमें प्रमुख रूप से हैं ओल्पस पर्वत हैं, एटलस पर्वत हैं, एंडीज पर्वत हैं, रॉकी पर्वत है और हिमालय। यहां जो जितने भी पर्वत हैं यहां सब नवीन वलित पर्वत हैं, जबकि अरावली प्राचीन वलित पर्वत है जो कि वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में हमें दिखाई देती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। ए मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़, बी मेवल बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सी भाकर पूर्वी सिरोही, और डी ऊपरमाल भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। देखिए असुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है वह है बी मेवल बांसवाड़ा प्रतापगढ़। देखिए मेवल क्या है? मेवल जो है यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियां कि जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट के मध्य जो पहाड़ियां पाई जाती है उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। अब बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की यदि हम बात करें तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्या है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ माही बेसिन में स्थित 56 का मैदान है, यानी कि 56 के मैदान का विस्तार बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, इसीलिए यह सुमेलित नहीं है। मानदेसरा का पठार यह अरावली का प्रमुख पठार है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। भाकर क्या होते हैं? देखिए भाकर की बात करते हैं तो भाकर जो है भाकर यह पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां कि पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती है उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। और यह प्रश्न अभी कुछ समय पहले यानी कुछ दिन पहले ही जेईएन का जब एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा गया था कि सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां क्या कहलाती है? तो भाकर कहलाती है। ऊपरमाल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ यानी कि भीलवाड़ा में एक स्थान है बिजोलिया, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये प्रश्न हम एक प्रश्न नहीं कर रहे हैं, एक के साथ कई प्रश्नों की बात करें कि इनको किस तरह से और पूछा जा सकता है। जैसे मेवल पूछा है उसी तरह से आपको 56 का मैदान भी पूछा जा सकता है कि 56 का मैदान कौन से जिलों के मध्य स्थित है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। बी रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। सी जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़।
और डी कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़। देखिए सबसे पहले तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है कि सबसे कम ऊंचाई वाली सबसे नीचे आएगी और उसकी तरह से इस तरह से यह चोटियां जो है ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। अब यदि हम बात करें यहां से 4 चोटियां दे रखी है, सबसे पहले बात करें सबसे कम ऊंचाई किसकी है, तो अब समझना यहां से आपको एक फॉर्मूला नोट करना है जो आपको अरावली की चोटियों के बारे में बताएगा। और जब भी गढ़ पूछे जाएंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। देखिए समझना कैसे, यहां जो हमारे राजस्थान में अरावली है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की जो मुख्य चोटियां हैं हम उन पर बात करते हैं। पहले उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं जिसमें 4 हैं, मध्य अरावली में आपको मुख्य रूप से 2 मिलती है, हम उन पर भी बात करेंगे। और दक्षिण अरावली में, वैसे दक्षिण अरावली में बहुत सी चोटियां हैं लेकिन जो गढ़ हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से गढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अरावली में कौन कौन से गढ़ हैं। उत्तरी अरावली में सबसे पहले है भानगढ़। भानगढ़ जो कि 649 मीटर है। उसके बाद दूसरा जो है वह है जयगढ़, 648 मीटर। उसके बाद है नाहरगढ़, यह है 599 मीटर। और चौथा है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर। तो यहां उत्तरी अरावली के जो है गढ़ है। मध्य अरावली में हम बात करें तो 2 गढ़ आपको यहां पर मिलेंगे। एक तो है तारागढ़ 870 मीटर या 873 मीटर। दूसरा है टॉडगढ़ 933 मीटर। और दक्षिण अरावली में बात करें तो अचलगढ़ 1381 मीटर। कुंभलगढ़ 1224 मीटर। और सज्जनगढ़ है 938 मीटर। अब आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस तरह से इन चोटियों को याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमें ए से लगाकर जेड तक जो क्रम है अंकों का अंग्रेजी वर्णमाला का यह पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले ए आएगा। क्या आएगा? ए सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ध्यान रखना, ए के बाद ए के आर एस टी, यह क्रम पता होना चाहिए। ए के आर एस और यह टी। टी में टॉडगढ़ या तारागढ़ दोनों में से एक आएगा। तो यह ए के आर एस टी यह, और उसके बाद जो शेष बची हुई है उसको भी इसी तरह से बी जे एन। बी जे एन का मतलब, बी का मतलब भानगढ़, जे का मतलब जयगढ़ और एन का मतलब नाहरगढ़। यानी कि आपको दक्षिण अरावली में ऊंचाई ज्यादा है तो पहले यहां से शुरू करते हैं। तो ए पहले आएगा, ए यानी कि अचलगढ़। अब प्रश्न में देखिए अचलगढ़ कहां कहां है। एक तो अचलगढ़ यहां पर है, तो यहां मैंने लिख दिया अचलगढ़। अचलगढ़ के बाद में क्या आएगा, के यानी कि कुंभलगढ़।
कुंभलगढ़ के बाद में आर, आर का मतलब रघुनाथगढ़, एस का मतलब सज्जनगढ़। अब देखिए ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ तीनों है, और दक्षिण से उत्तर आरोही क्रम में देखिए, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? रघुनाथगढ़। देखिए रघुनाथगढ़ यहां, उसके बाद कौन सा आना चाहिए? कुंभलगढ़, उसके बाद अचलगढ़, और लास्ट में कौन सा आएगा? जरगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, अचलगढ़ 1381 मीटर और जरगा 1431 मीटर है। इसीलिए आपको ऊंचाई याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखना है कि ए के आर एस टी, एक तो यहां और उसके बाद आएगा बी जे एन। यदि यहां आपको फॉर्मूला याद है तो यहां अरावली की सभी वो चोटियां हैं जो गढ़ के रूप में हमें पूछी जाती है, क्योंकि कई बार हमें सीधे सीधे गढ़ दे दिए जाएंगे, इनका सही क्रम कौन सा है, तो ये ध्यान रखना, ए के आर एस टी। अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, टॉडगढ़, और टी का मतलब टॉडगढ़ या तारागढ़, दोनों एक साथ लिखे हैं। बी का मतलब भानगढ़, जे का मतलब जयगढ़ और एन का मतलब नाहरगढ़, ताकि आपको ना तो ऊंचाइयां याद करनी पड़े, नहीं आपको जो है क्रम याद करना पड़ेगा। यह क्रम में सभी चोटियों का क्रम आ जाएगा। तो बात करते हैं, अच्छे से यह चीज समझ में आएगी कि किस तरह से हम अरावली की चोटियों को बिना ऊंचाई के भी सही कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जिले हैं, सूची 2 में भौतिक विभाग है। ए बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में क्या है समझना, बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। इसलिए बांसवाड़ा का संबंध किससे होगा? मेवल से होगा। ए का तीसरा, देखिए ए का तीसरा यहां या यहां होगा, यानी कि इसमें बी और डी तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरा है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से लगाकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से लगाकर चित्तौड़गढ़ के मध्य जो पठार है उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार। क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार। इसलिए बी का क्या होगा? 4। बी का 4 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। अब आपको किसी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो सिरोही, सिरोही में क्या है? भाकर है, कि जो पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। इसलिए सी का क्या होगा? पहला होगा। और उदयपुर में क्या है? गिरवा, कि उदयपुर में जो अर्ध चंद्राकार या तस्त्री नुमा पहाड़ियां पाई जाती हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, यानी कि यहां तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं। तस्त्री नुमा या अर्ध चंद्राकार जो पहाड़ियां जो उदयपुर के आसपास पाई जाती है उन्हें हम गिरवा कहते हैं। डी का दूसरा, इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी इसका सही उत्तर है। और एक और चीज ध्यान रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य ही जो है विखंडित पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? वांगड़ प्रदेश कहलाता है। तो वांगड़ प्रदेश के अंतर्गत भी जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर आते हैं, और मेवल के अंतर्गत भी क्या आते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर आते हैं। और यह जो है माही बेसिन का भाग है, जबकि मेवल जो है यह अरावली का भाग है, क्योंकि यह पहाड़ियां हैं, जबकि यह जो है नदी बेसिन है, माही नदी बेसिन, यानी माही बेसिन का यह भाग है। इसीलिए इसे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश में पढ़ते हैं, जबकि मेवल को हम अरावली के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो आपको सब चीजें क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न आपके जो है सही हो रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कर सही कूट का चयन करें। सत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला है। यह सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है अरावली की जो उत्पत्ति है यह जो है आद्य महाकल्प में हुई थी। आद्य महाकल्प में होने के कारण यह विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश में धात्विक खनिजों के भंडार हैं। यह भी सही है। अब धात्विक खनिजों के भंडार क्यों है समझना कि जो अरावली है, अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है या अरावली पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला में जो है आग्नेय चट्टानें पाई जाती। कौन सी? आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक आग्नेय, एक आंतरिक आग्नेय जो कि अरावली के अंतर्गत पाई जाती है। इन्हीं आंतरिक आग्नेय चट्टानें को क्या कहते हैं अपन? ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। और यह ग्रेनाइट चट्टानें किस क्रम की है? धारवाड़ क्रम की। किस क्रम की है? धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें। समझना यहां से कि राजस्थान में जो अरावली के अंतर्गत जो धात्विक खनिजों के भंडार हैं, चाहे वह सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, टंगस्टन, तांबा, जितने भी धात्विक खनिज हैं वह धात्विक खनिज अधिकांशतः अरावली की वाले जिलों में या अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिलते। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहां पर धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें, और धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें यह आंतरिक आग्नेय या आग्नेय चट्टानें होती है। और आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए यह भी आपका क्या होगा? सही होगा। तीसरा, अरावली पर्वतीय प्रदेश को योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई है। यह भी सही है। यह ध्यान रखना, योजना प्रदेश का मतलब है कि यह जो क्षेत्र है यह खनिजों की दृष्टि से, वन संपदा की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से, जनजातियों की दृष्टि से यह समृद्ध है। इसलिए यहां पर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं या नीतिगत प्रयास किए गए। इसी कारण इसे जो है योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई है। और चौथा है अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्टिशॉल मृदा का विस्तार है। देखिए वर्टिशॉल मृदा कहां पाई जाती है? वर्टिशॉल मृदा यहां ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। और यहां जो है हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कौन से पठार में? हाड़ौती के पठार। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यह जो चारों जिले हैं इनमें जो है वर्टिशॉल मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो सत्य कथन की पहचान कर सही कूट का चयन करें। तो सत्य कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, यानी कि ए, बी और सी क्या है? सत्य है। इसका सही उत्तर है सी। डी का संबंध जो है वह अरावली से नहीं है, क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश में इनसेप्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इनसेप्टिसॉल मिट्टी। और यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण अरावली वाले जो जिले हैं जैसे उदयपुर है, राजसमंद है, सिरोही है या डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां पर यह पाई जाती है। जबकि वर्टिशॉल है यह हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तो यह भी आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूर्वी मैदानी प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। कारण आर, पूर्वी मैदानी प्रदेश में बारानी कृषि की प्रधानता है। सही कूट का चयन करें। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश है क्या। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश यह गंगा और
यमुना द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से निर्मित मैदान है। यानी कि यहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित संरचना क्या कहलाता है? झलोड़ मैदान। और झलोड़ मैदान में झलोड़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक क्या होती है? उपजाऊ। और जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि होती है? ध्यान रखना, गहन कृषि होती है, बारानी कृषि नहीं होती है। बारानी कृषि मतलब वह कृषि जो कि वर्षा पर निर्भर करती है, उसे हम बारानी कृषि कहते हैं। और बारानी कृषि राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ज्यादा होती है, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी कृषि होती है? गहन कृषि होती है। इसका मतलब आर क्या है? गलत है। अब जहां जहां गहन कृषि का अर्थ क्या होता है? यदि हम गहन कृषि की बात करें तो गहन कृषि का तात्पर्य होता है जनसंख्या के अनुपात में कम कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि में खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि। और गहन कृषि में जो है किसका उत्पादन ज्यादा होता है? खाद्यान्न का उत्पादन क्या होता है? ज्यादा किया जाता है। और इसीलिए यहां पर लोग जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जनसंख्या अधिक निवास करने के कारण और जन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो अब समझने की कोशिश करना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जन घनत्व की दृष्टि से समृद्ध है, यह सही है, क्योंकि यहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में बारानी कृषि की जाती है की प्रधानता है, तो यह गलत है। यानी कि ए सही है और आर क्या है? इसमें गलत है। और यदि हम जनसंख्या के आंकड़े देखें, कौन से आंकड़े? जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार यदि हम बात करें तो राजस्थान का जन घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कि राजस्थान में एक वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। और यदि हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जनघनत्व यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। और न्यूनतम की बात करें तो यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है। और यदि हम बात करें जिलों की, तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो है जयपुर, जयपुर 595, भरतपुर
503, दौसा 476, अलवर 438 और न्यूनतम में बात करें जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92 और चूरू 147। तो इस तरह से राजस्थान में जो जनघनत्व है वह तो कितना है 200, लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो जिले हैं यह सब पूर्वी राजस्थान में है, इसीलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है और यही कारण है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जनघनत्व की दृष्टि से समृद्ध है। अब आपसे क्या पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों पर भी हम बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले कितने हैं, तो 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। और आपसे पूछे 400 से अधिक कितने हैं, तो 400 से अधिक आपको 4 मिलेंगे, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। क्योंकि इसके बाद जो जिला है वह धौलपुर है जिसका 398 जनघनत्व है, इसीलिए 400 से अधिक पूछे जाएंगे तो 4 आएंगे और 500 से अधिक पूछे जाएंगे तो 2 आएंगे। और यही बात करें अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कम निवास करती है, इसीलिए यहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं यह सब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जिसमें सबसे कम है जैसलमेर का 17, उसके बाद बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147 और इसके बाद आता है जोधपुर 161। तो यहां से और क्या पूछा जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं, तो 100 से कम वाले 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि 100 से कम जनघनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले जैसलमेर आएगा, उसके बाद बीकानेर और उसके बाद कौन सा आएगा, बाड़मेर। और आपसे यदि यह पूछ ले कि 100 से अधिक जनघनत्व वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, तो इसमें भी घबराना नहीं, इसमें जो 100 से कम वाले जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन 3 जिलों वालों को बाहर कर देना है, तो जो शेष युग्म बचेगा वह सदैव 100 से अधिक वालों का ही होगा। यह भी ध्यान रखना, यदि हमें 100 से कम वाले याद हैं तो 100 से अधिक वाले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर वाला यदि ऑप्शन है तो वह सदैव 100 से कम वाला ही होगा, 100 से अधिक वाला नहीं होगा। इसीलिए 100 से अधिक पूछ भी ले आपसे तो आपको जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर वाले जो है ऑप्शन को ढूंढना है, और जिन जिन में बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है उन ऑप्शन को आप बाहर कर देना, तो जो शेष ऑप्शन बचेगा उसमें सदैव 100 से अधिक वाले होंगे। वह चूरू हो सकता है, वह जोधपुर हो सकता है, नागौर हो सकता है या अन्य कोई भी जिला हो सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के भाग हैं, ए पोतवार का पठार, दक्कन का पठार, बी विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार, सी ऊपरमाल का पठार, भौराट का पठार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसे ही कहा जाता है हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा गया है, एक कहलाता है विंध्य कगार क्षेत्र यानी कि विंध्यन का पठार, विंध्यन का पठार, दूसरा है दक्कन का पठार या झालावाड़ का पठार। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के भाग है, तो इसका सही उत्तर होगा बी विंध्य कगार क्षेत्र यानी विंध्यन का पठार
और दक्कन का पठार यानी कि दक्षिण का पठार। अब इसको विंध्यन का पठार या विंध्य कगार क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है कि यह जो हाड़ौती का पठार है यह इस तरह से जो है फैला हुआ है। यह पूरा हाड़ौती का पठार, इसको दो भागों में बांटा गया है। यह जो है यहां पर है विंध्याचल क्षेत्र यानी कि विंध्याचल श्रेणी, और विंध्याचल की यह किनारे की भूमि है, इसीलिए इसे कहा जाता है विंध्य कगार क्षेत्र। और यह पथरीला है, पठारी भाग है, इसीलिए इसे विंध्यन का पठार की संज्ञा दी गई। और इसके दक्षिण का जो भाग है, जो दक्षिण का भाग है, यह कहलाता है दक्कन का पठार, जो कि झालावाड़ में है, इसलिए इसे हम झालावाड़ का पठार भी कहते हैं। और विंध्यन कगार क्षेत्र को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों में, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, और अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां में एक तो है बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां, और रामगढ़ की पहाड़ियां। यहां जितनी भी पहाड़ियां हैं यहां सब जो है हाड़ौती के पठार में विंध्य कगार क्षेत्र विंध्यन के पठार में स्थित है। और इसके अलावा दूसरा है वह है नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान, और तीसरा है शाहबाद उच्च भूमि। और शाहबाद उच्च भूमि के बारे में जानते हैं कि शाहबाद उच्च भूमि राजस्थान का सबसे नवीन या कह सकते हैं 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। और यह शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के 12 जिले में है। और वर्तमान में यह शाहबाद उच्च भूमि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और दक्कन के पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कहलाता है झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार, और दूसरा कहलाता है डग गंगधर प्रदेश। कुछ इसे डग गंगधार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब हाड़ौती के पठार के भाग हैं, और इसीलिए हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसे दो भागों में बांटा गया है, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। ये था हमारा आज का सेशन। और इसके बाद एक सूचना जिसकी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि 12 तारीख यानी 12 जून 2022 को हम जो है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की स्पेशल क्लास लाने वाले हैं, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे को लेके, आर्थिक समीक्षा को लेके जो भी आंकड़े हमसे पूछे जाएंगे, उन सभी आंकड़ों की, उन सभी योजनाओं की, उन सभी तथ्यों और उन सभी प्रश्नों पर हम लोग विशेष क्लास लेके आ रहे हैं। उसके लिए आप तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। इसी तरह से आप लोग जो है चैनल के माध्यम से अपनी जो है तैयारी को और ज्यादा मजबूत कीजिए, और साथ ही साथ स्वयं और अपने साथियों को इसके लिए प्रेरित करें कि जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वह प्रश्न एक तरह से आपके लिए रामबाण साबित हो रहे वाले, और एक प्रश्न के साथ ही हम लोग जो है अनेकों जो है जो संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं, उन पर भी चर्चा करें। तो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, यह मेरी अपेक्षा भी है, और विश्वास करता हूं कि आपको यह जो है
ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल को लेके जितना भी मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग अपनी मंजिल की ओर जो है धीरे धीरे बढ़ते रहिए, और जैसे ही एग्जाम आए एग्जाम को बहुत अच्छे से दीजिए, आत्मविश्वास के साथ दीजिए और अपनी तैयारी को जो है सफलता में कन्वर्ट कर लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।